interesting question है from Bharat. Bharat, THE. I don't know how do I pronounce it. So and so Bharat का question है regarding city and Virtus का maintenance. So Bharat, allow me a little bit of time to answer your question because हम अब YouTube पे भी live हो गए हैं. So I will quickly just welcome all the YouTube audience and आपने हमारी community posts पढ़ी and you responded to them. Thank you so much for asking so many questions on our community posts. And अभी में से questions लेंगे. Unfortunately, we started this session around 5 to 7 minutes back, but YouTube पे कुछ technical problems आ रही थी, so we couldn't have you with us from the starting. Whereas Instagram हमारे पास starting से ही live था, so we just want to say you can continue asking your questions and हम questions लेंगे and then we will answer those questions. So we were asking question regarding Virtus and City. हमारे पास एक Instagram यूजर ने क्वेश्चन पूछा कि उनमें से मेंटेनेंस किसकी कम है. सो इन केस अगर आप मेंटेनेंस सर्विस बाय सर्विस देखना चाहते हैं, देन Honda City might end up being a more affordable option. लेकिन Volkswagen Group in general कार के सेल करते हुए टाइम ही पैकेजेस ऑफर करता है. तो अगर आप 4 ईयर पैकेज लेते हैं या कुछ ऐसा मल्टी ईयर पैकेज ले लेते हैं सर्विस का, देन Skoda Volkswagen end up being more affordable क्योंकि उनकी सर्विस भी जो होती है वो यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि 15,000 किलोमीटर्स पे होती है, whereas some of the car makers they do it at 10,000 किलोमीटर्स. तो अगर आपके नंबर ऑफ सर्विसेज कम हो जाते हैं और अगर आपके पास एक पैकेज आ जाता है जो लेट्स से 4 इयर्स का 40,000 रुपीस का अगर पैकेज आ जाता है, देन दैट इज अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन. स्पेशली अगर आप इसकी बात करें कि आप कोई 20 लाख रुपए कार के अराउंड परचेज कर रहे हैं और उसकी 4 ईयर मेंटेनेंस इतनी है, then that becomes a good option. So try to get a package, especially when you're planning to buy a car. तो अब हम कुछ हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेते हैं and I will start checking from the top. सो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया है भार्गव जी का. थैंक यू भार्गव जी. सो भार्गव जी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बिलो और इक्वल टू 14 लाख बजट में फॉर 3 पैसेंजर्स ही वांट्स अ कार जो सिटी ट्रैफिक में 80-20 रहे, 80% इन द सिटी और ईयरली रनिंग 10,000 किलोमीटर्स, टॉप 3 कार्स फॉर मोर देन 8 ईयर्स. तो भार्गव जी, बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन, अगर आप इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई एक कार ले रहे हैं, देन रिलायबिलिटी, कार का एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, वो सब भी आप अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं. तो इस केस में आई थिंक वन ऑफ द कार्स दैट कम्स टू माय माइंड इमीडिएटली इज द i20 CVT जो आप कंसिडर कर सकते हैं. i20 within that sub 4 meter bracket, i20 gives you a lot of interior space. Performance wise it is good. आप लॉन्ग टर्म के लिए वो कार रख सकते हैं. फॉर 3 पैसेंजर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल. और अगर आप सिर्फ सिटी में ही चलाते हैं एंड इन केस उस सिटी में बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स की प्रॉब्लम नहीं है, सो बेसिकली अगर आपकी SUV रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन द कार वुड सफाइस ऑलमोस्ट ऑल योर नीड्स एंड वो आपके बजट में भी कंफर्टेबली आएगी. उसके अलावा अगर आप SUV बॉडी स्टाइल में कोई कार लेना चाहते हैं, तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप वेन्यू कंसिडर कर सकते हैं. वेन्यू विल ऑल्सो गिव यू गुड ऑप्शंस एज फार एज पावर ट्रेन इज कंसर्न. लॉन्ग टर्म के लिए भी वो कार सूटेबल है. विद फॉर 3 पैसेंजर्स वो आपको कंफर्टेबल भी रहेगी. सो दोज विल बी 2 ऑप्शंस. वी कुड हैव ऑल्सो सजेस्टेड, आई थिंक अगर मुझे थर्ड ऑप्शन कोई देना होगा, सोनेट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन उस प्राइस पे. बट सोनेट हमें लगता है कि अपडेट होने वाली है. वी आर एक्सपेक्टिंग सम अपडेट्स टू दैट कार. तो आई थिंक अगर आप सोनेट ही पसंद करते हैं तो यू शुड वेट फॉर इट इन दैट केस. Now, okay. So we have more questions coming in. Ronak has a very interesting question. Ronak Arora from YouTube. Thanks for joining, Ronak. So Ronak, आप understand करना चाहते हैं Seltos DCT और Verna DCT. So इसमें because power trains are the same, तो आपको
ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप बॉडी स्टाइल कौन-सा लेने में कंफर्टेबल हैं और बॉडी स्टाइल से भी ज़्यादा ज़रूरी है ये अंडरस्टैंड करना कि आपको ग्राउंड क्लीयरेंस कितनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस नहीं चाहिए बिकॉज़ बिकॉज़ पॉटहोल्स का प्रॉब्लम नहीं है, रोड्स वेयर यू आर लिविंग वहाँ पे रोड्स ठीक हैं या जहाँ पे भी आप गाड़ी चलाते हैं, देन you might end up enjoying the Verna more in terms of how it drives. But as an overall package, Verna शायद आपको ज़्यादा better value भी दे दे because you know we've seen traditionally के same segment में SUVs के prices थोड़े high रहते हैं value wise sedans जो हैं वो ज़्यादा value for money रहती हैं so Verna might turn out to be a more value for money car और अगर वो आपकी needs fulfill करती है then yes Verna will be it अगर आपकी नीड्स पॉटहोल्स अगर वो सब रोड्स हैं एंड इफ यू वांट एन ओवरऑल गुड पैकेज और अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हैं एसयूवी बॉडी स्टाइल पे तभी सेल्टॉस कंसिडर करें नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर इंस्टाग्राम ऑडियंस एज वेल बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं करवाएंगे हम उनको भी एंड सो द नेम इज यूजर नेम से हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं इज सोनेट अ बेटर ऑप्शन देन अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज तो जैसा हमने अभी बोला सोनेट यू नो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोनेट में कुछ अपडेट्स आएंगे तो अगर आपको सोनेट पसंद है यस इट इज़ अ गुड पैकेज इन दैट सेगमेंट अगर आप सोनेट के लिए वेट करना चाहते हैं देन वी थिंक दैट यू शुड वेट फॉर दैट कार Thank you, Panesar Amrinder, for such a good comment. Thank you. It is a pleasure कि अगर मैं कहीं ना कहीं you know if you feel that you feel good when you watch our videos. So now एक और क्वेश्चन है कनिष्क राय 7 हाय कनिष्क थैंक यू फॉर जॉइनिंग सो आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं बिटवीन एक्सयूवी 700 और सफारी सो एक्सयूवी 700 और सफारी में एक मेजर डिफरेंस है और वो ये है कि एक्सयूवी 700 में आपको पेट्रोल पावर ट्रेन भी मिलता है वेयर एज सफारी में आपको सिर्फ डीजल पावर ट्रेन का ऑप्शन है तो अगर सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन करते हैं व्हेनेवर यू आर बाइंग अ कार इट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज के आप पहले अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फिल्ट्रेशन कर लो तो अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है और अगर आप कार को बहुत ज़्यादा रन नहीं करते बेसिकली अगर आपकी एवरेज रनिंग कम है देन यू शुड गो फॉर पेट्रोल कार ओनली क्योंकि पेट्रोल कार में आपको एक तो इनिशियल कॉस्ट थोड़ी कम पड़ जाती है एंड देन इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू मेंटेन एज वेल तो उस केस में आपका एक्सयूवी 700 इज़ अ गुड ऑप्शन और अदरवाइज हमने दोनों कार्स चलाई हैं V3 कार्स पे आई थिंक आपने रिव्यूज़ भी देखे होंगे I I personally felt that XUV 700 feels better than Safari when you sit on the inside. तो अगर आप डीजल ले रहे हैं on the other hand and if you find the driving position to be good, so उसको भी एक आप फिल्टर मान लें सॉरी सफारी के केस में आई फेल्ट दैट द सीट्स आर अ लिटिल स्मॉल तो अगर वो सीट आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है एंड एवरीथिंग इज कंफर्टेबल यू लाइक अ कार दैट राइड्स अ लिटिल हाई देन यू कैन कंसिडर डीजल सफारी लेकिन अगर आप दोनों कार्स में बैठेंगे यू वुड इमीडिएटली रियलाइज कि एक्सयूवी 700 फील्स मोर कंफर्टेबल इट इज इट फील्स मोर ड्राइवर सेंट्रिक व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग अगर ऐसा केस हो जाता है देन आई थिंक यू विल योरसेल्फ बी एबल टू शॉर्टलिस्ट कि आप कौन सी कार करेंगे लेकिन अगर आप वैल्यू के बेसिस पे देखना चाहते हैं देन वी विल हैव टू एनालाइज बोथ द कार साइड बाय साइड और फिर हम आपको बता पाएंगे कि कौन सी कार बेटर वैल्यू देती है so now we'll take a question from our YouTube subscribers now. And so हमारे पास दर्शिता I'm sorry if I pronounce the second name wrong. Usadadia. We have a question coming in from Darshita के 12 lakh rupees का budget है. You need a car for 4 adults, manual SUV चाहिए और आपने Nexon और Brezza को shortlist किया है. So दर्शिता दोनों cars के अपने अपने advantages हैं, कुछ disadvantages भी हैं. We will first talk about advantages. अगर हम Brezza की बात करेंगे then it has a clutch that is superior than I think most of the car makers in that segment or price point. तो अगर आप रेगुलर ज़्यादा कार चलाते हैं एंड अगर आप खुद चलाते हैं देन ब्रेजा का वो स्ट्रेंथ है दैट यू नो आप बहुत ज़्यादा टायरिंग फील नहीं करेंगे ब्रेजा में इवन इफ यू आर स्टक इन ट्रैफिक
ऑलमोस्ट एट पार, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस फील होगा, दैट विल बी इन द केस ऑफ पावर ट्रेन, क्योंकि नेक्सॉन में टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। सो टर्बो पेट्रोल इंजन गिव्स यू एन इंस्टेंट टॉर्क आउटपुट। तो अगर आप जैसे उसके पीक टॉर्क रेंज में जाएँगे, यू विल फील दैट पुल, और वो वाला पुल आपको ब्रेज़ा में कुछ हद तक मिसिंग भी लगेगा, व्हिच गेट्स अ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो वो वाला फ़ील फैक्टर, अगर वो ही एक आपका ऐसा पॉइंट है जिस पे आपका डिसीजन मैटर करता है, देन Nexon will turn out to be the better car. But otherwise, in terms of comfort and everything, Brezza will be the car that you can consider. And I think अगर आप 12 lakhs में consider कर रहे हैं, and because you're trying manual transmission, तो we will have to to be the more value for money car at that price point. तो अब हम एक इंस्टाग्राम के हमारे ऑडियंस के थ्रू आए हुए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन हैं। एंड नागेश मोक्षे, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो आप पूछते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आईएमटी ट्रांसमिशन। सो आईएमटी इज बेसिकली किया hyundai इस ट्रांसमिशन को आईएमटी कहते हैं, जिसमें आपको क्लच प्रेस नहीं करना पड़ता, लेकिन आप गियर्स मैनुअली गियर शिफ्ट करते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग एन आईएमटी इज कि आपको कम अफोर्डेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक बहुत अफोर्डेबल वर्जन मिल जाता है। आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि क्लच वर्क उसमें क्लच ऑटोमेटेड है, विच इज वाई V3 कार्स पे हम उसको ऑटो क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। सो ऑटो क्लच क्लच ऑटोमेटेड है, बट इट इज अ मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका फ्यूचर तब तक है जब तक मैनुअल ट्रांसमिशन का फ्यूचर है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जैसे आपने नोटिस किया होगा, इफ वी आर गोइंग टू स्विच टू 100% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन फ्यूचर, जो शायद 10 साल में हो, 15 साल में, वी डोंट नो, इवन अगर हम हाइब्रिड्स पे भी चले जाते हैं, देन ऑटोमेटिक इज द ट्रांसमिशन जो सभी कार मेकर्स भी ऑफर करते हैं, एंड दैट इज अ ट्रांसमिशन जो इवेंचुअली ज़्यादा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं रही है। सो उस सेंस में देखें तो हम मैनुअल ट्रांसमिशंस या किसी भी तरह के मैनुअल ट्रांसमिशंस, इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा देर तक शायद ना हो, एंड इवेंचुअली वी माइट ऑल सी के मार्केट्स जो हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस तक ही शिफ्ट हो जाएं। So thank you for asking this question. It was a very interesting question. अब हम next question लेंगे हमारे YouTube audience में से. So uh, so we have a question coming in from ARP on YouTube. ARP पूछना चाहते हैं Hyundai Exter और Tata Punch. I think it has to be one of the hottest questions around in the market के आप Exter या Punch लें, because both the cars, there are only two cars अगर आप देखेंगे B1 segment में, एक्स्टर और पंच, और एक्स्टर के लॉन्च होने के बाद अभी बहुत रिसेंटली टाटा मोटर्स ने ना पंच को भी कुछ अपडेट्स दिए हैं, उस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हैं आफ्टर द लॉन्च ऑफ एक्स्टर, एंड वी आर येट टू एनालाइज पंच। बट अगर हम बहुत बेसिक एक डिफरेंस देखें तो वो ये होगा दैट कि एक्स्टर जिस एक्स्टर कम्स विद अ 4 cylinder engine, पंच कम्स विद अ 3 cylinder engine, so it is one difference जो बहुत एविडेंट है in the first instance, जिसके बेसिस पे आप एक फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड पंच का इंजन relatively कम रिफाइंड फील होता है when you compare it to the Exter. So engine refinement की terms में Exter might turn out to be better car. But if you talk about drivability, if you talk about stability, then Punch is that car that feels better in that space. So Exter versus Punch, I would suggest कि आप हमें थोड़ा और टाइम दें. We will try to analyze both the cars together, और उसके बाद हम एक ज़्यादा informed decision आपको दे पाएंगे. And I think that is what you deserve at V3 Cars as well. So we will take one more question from our Instagram audience now. And so Rahim Rockstar का एक question है. Hello Rockstar. Your question is, Altroz diesel is still on sale or not? So yes, it is on sale. Sorry. और अभी उनकी टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी Altroz diesel है. There are prices. It is, I think, the only car, only hatchback in that space जो अभी डीजल इंजन के साथ आती है. अगर आप रनिंग बहुत ज़्यादा है, एंड इफ यू थिंक दैट आप जो भी डीजल इंजन के लिए इंक्रीमेंट दे रहे हैं पेट्रोल इंजन के ऊपर, एंड इफ यू विल बी एबल टू जस्टिफाई इट, तो ज़रूर अल्ट्रॉस डीजल कंसिडर करें, बिकॉज
It is one of the only cars उस price point पे hatchback में जिसमें diesel engine आता है. Additionally, uh, आप पीसी कार्स के फ्यूल कॉस्ट कैलकुलेटर पे जा सकते हैं अगर आप अपनी रनिंग अंडरस्टैंड करते हैं कि आप कितनी रनिंग है आपकी एवरेज रनिंग, और उसके बेसिस पे आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोनों कार्स में जो प्राइस डिफरेंस है वो कितना एल्ट्रॉस डीजल को कितने किलोमीटर्स चला के आप उसको रिकवर कर पाएंगे. सो या that will be the answer. And Sahil Gugnani, hi Sahil. Sahil has this question: Honda Elevate VX versus Hyundai Creta SX. First of all, Sahil, thanks for sharing sharing your question along with the appreciation amount that you've shared. Or between Honda Elevate VX and Hyundai Creta SX. So Sahil, Creta as of now, एक तो हमें होंडा एलिवेट के प्राइसेस नहीं पता, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि एलिवेट का जो VX वेरिएंट होगा वो क्रेटा SX के साथ ही पोजीशनड होगा या नहीं होगा. सेकेंडली, Hyundai क्रेटा विल गेट एन अपडेट सून. जहां तक हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ही Hyundai क्रेटा अपडेट होगी. तो अगर आपकी बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कार let's say next 2-3 months में फाइनल करना चाहते हैं and do not want to go beyond into 2024, तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू वेट फॉर द एलिवेट. जब वो लॉन्च होगी उसके प्राइसेस आएंगे. उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं. इफ इंटीरियर क्वालिटी इज समथिंग दैट यू आर फोकसिंग ऑन, देन एलिवेट इज सर्टेनली अ कार जो आप एंजॉय करेंगे. एंड if apart from interior quality, if as far as engine refinement is concerned, to be very honest, both the Creta and Elevate will be almost at par. तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो अगर आप ज़्यादा वेट कर सकते हैं, देन वी विल बी एबल टू गिव यू अ क्लियरर आंसर इन जनवरी. अगर आप अभी कार लेना चाहते हैं, आई थिंक क्रेटा SX माइट टर्न आउट टू बी मोर वैल्यू फॉर मनी. अगर नॉवेल्टी फैक्टर मोर इम्पॉर्टेंट है, इंटीरियर क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो दो कंडीशंस में एलिवेट को परचेज करें. वी आर एक्सपेक्टिंग एलिवेट टू लॉन्च within the next 1 or 2 months. उसके prices आ जाएंगे and you will have the car right in front of you. Thanks for joining us. And we have one more question from Nikhil Negi on our YouTube channel. Nikhil, thanks for sharing the appreciation for us. And आप पूछ रहे हैं कि हेक्टर और हाईराइडर हाइब्रिड, V वेरिएंट और सेल्टॉस फेसलिफ्ट. सो निखिल, अगर हम इन तीन कार्स में से देखें, filtration again is one thing that need to come to the picture first, क्योंकि Hector is an altogether different car, a car from the different segment, considering अगर हम उसका size देखते हैं तो from VC cars classification, Hector D segment में चली जाती है, whereas Hyrider और Seltos ये दोनों C segment cars हैं. तो अगर size, space for the rear seats, अगर वो priority है, then Hector is going to be your choice. Seltos facelift, to be very honest, अगर इन तीनों कार्स में से मुझे कुछ भी ना देखना हो, सिर्फ पैकेज देखना हो, I would go and buy the Seltos facelift at this moment. अगर Hyrider V hybrid तब लेने का benefit है when you are planning to run your car for very long, so very longer distances, or how would I put it, your average running is too high. तो अगर आप let's say अगर आप ईयर में 15-20,000 किलोमीटर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग है, डेफिनेटली हाईराइडर इज गोइंग टू सेव यू अ लॉट ऑफ मनी. बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो सेल्टॉस, अगर आप हेक्टर और हाईराइडर हाइब्रिड कंसिडर कर रहे हैं, देन आई एम अज्यूमिंग आप सेल्टॉस टर्बो कंसिडर कर रहे होंगे. उन दोनों कार्स के कंपैरिजन में हाईराइडर हाइब्रिड इज गोइंग टू गिव यू ऑलमोस्ट 60-70% बेटर फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि अगर वो 18-19 किलोमीटर पर आवर की आप फ्यूल एफिशिएंसी देगी, देन हेक्टर में आप 10 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सेल्टॉस में हमारे पास सेल्टॉस लॉन्ग टर्म थी विद द अदर 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल, उसने हमें 13-14 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड एफिशिएंसी दी थी. अभी वाली कार की हमने फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं किया है, बट हमने कारंस का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ, टर्बो पेट्रोल IMT के साथ फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट किया था. एंड ट्रस्ट मी, हाई राइडर जैसी फ्यूल इकोनॉमी तो कोई भी नहीं कार दे पाएगी. सो इफ ओवरऑल पैकेज इज व्हाट यू आर लुकिंग एट, गो फॉर सेल्टॉस.
Seltos facelift. It'll be the car that will keep you pampered. अगर आप हाई रनिंग के बेसिस पे देख रहे हैं, हाई राइडर हाइब्रिड इज योर चॉइस. If it is rear seat comfort and nothing else, or if it is just the cabin comfort, cabin space and nothing else, तो Hector consider करें. थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. और अब हम इंस्टाग्राम ऑडियंस में से कोई एक क्वेश्चन लेंगे. अलाउ मी टू पिक द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू अस. ओके, सो प्रणव कपूर का, बिकॉज रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो प्रणव का क्वेश्चन है कि सेल्टॉस, एलिवेट, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, इन चारों में से मुझे अगर एक कोई कार अभी पिक करनी हो, लाइक आई जस्ट सेड, ओवरऑल पैकेज I think I'm very much impressed with the Seltos, to be very honest. The car is priced so well कि अगर आप इनके higher variants में से कोई भी variant choose कर लेंगे, I think for the next 4-5 years, 6-7 years भी शायद, you are not going to feel that the car is going out of fashion, or you will feel that the car is complete in a lot of ways. So इन चारों में से तो अगर मुझे पिक करनी हो तो I'll pick the Seltos. Now we'll take a question from our YouTube audience. And okay, it's a very interesting question coming in from Vet3 from YouTube. Can we buy diesel cars now? What about the resale value if we want to sell it after 2027? तो डीजल इंजन्स के केस में हमारे पास कंफ्यूजन है भी, बट क्लैरिटी भी है. कंफ्यूजन ये है कि हमें नहीं पता कि कब गवर्नमेंट के क्या रेगुलेशंस आ जाएं, एंड व्हेन डू दे डिसाइड कि डीजल इज नॉट गोइंग टू बी द फ्यूल फॉर फ्यूचर. और कंफ्यूजन भी यही है कि वी डोंट नो व्हेन दे कम अप विद सच अ रेगुलेशन के डीजल नहीं आएगा. क्लैरिटी भी यही है कि हमें नहीं पता कि कब गवर्नमेंट कुछ बोल देगी. सो आफ्टर 2027, आज 2024 चल रहा है, 3 साल में टू बी ऑनेस्ट रीसेल वैल्यू में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. एंड 2023 चल रहा है, 3 or 4 years ओनली. तो अगर आप पर्टिकुलरली ऐसे सिटीज या स्टेट्स में नहीं रहते जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 10 years तक का डीजल पे वो है, रिस्ट्रिक्शन है कि वो रजिस्टर नहीं हो सकता इससे ज़्यादा, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि उस केस में बेसिकली अगर आप 3 साल चलाते हैं कार को और आप अपने डीजल कार को इतना ज़्यादा चला लेते हैं कि आप पेट्रोल पे दी गई वैल्यू को वापस आप रिकवर कर पाएँ, देन दैट इज़ द ओनली केस एट प्रेजेंट जिस केस में डीजल कार्स को ले लेना चाहिए. If you're looking at a car for a long term, very long term, when I say long term, in terms of years and not just in terms of kilometers, then diesel cars might lose out on value more than petrol cars. ज़्यादा rapidly उनकी जितना आप उसकी लाइफ के एंड तक जाते रहेंगे, वो rapidly depreciate होने लग जाएगी compared to a petrol car from the same segment. I will take a question from our Instagram audience. And ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एसयूवीज के अराउंड ही चल रहे हैं, स्पेशली सी सेगमेंट के अराउंड भी. दैट इज़ द हॉटेस्ट सेगमेंट राइट नाउ, क्योंकि कई नई कार्स भी आ रही हैं उस प्राइस पॉइंट पे, उस सेगमेंट में. तो वी हैव मोर क्वेश्चंस कमिंग इन, एंड मैं उस सेगमेंट को थोड़ा सा और क्लैरिटी दे देता हूँ इन जनरल, सो दैट आई कैन आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. सो सेल्टॉस अभी अपडेट हुई है करंटली. अगर आप कोई भी टॉप एंड व्हीकल लेना चाहते हैं इस सेगमेंट में, देन गो फॉर द सेल्टॉस. इट इज़ अ वेरी गुड पैकेज. अगर आप क्रेटा लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्रेटा अपडेट होगी नेक्स्ट ईयर, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में अपडेट हो जाएगी, जहां तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हो जानी चाहिए. एंड अगर आप क्रेटा लेने का वेट कर रहे हैं तो वेट करें नेक्स्ट ईयर तक. फिर क्रेटा और सेल्टॉस के आने के बाद ये अंडरस्टैंड करेंगे क्रेटा में क्या एक्स्ट्रा आ गया है, किस प्राइस पॉइंट पे आया है, एंड वेदर यू वुड वांट टू गो फॉर क्रेटा और सेल्टॉस, वो हम तब डिसाइड करेंगे. एलिवेट इज द कार जिसको आप उसकी इंटीरियर क्वालिटी के लिए ले सकते हैं, जिसको आप इस पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं कि अगर if you have a soft corner for Honda, if you like your car to be to feel better on the inside in terms of materials, not necessarily in terms of features, वो Honda के केस में advantage है. If you want your C segment SUV to be very fuel efficient, तो उस केस में अगर आप हाइब्रिड लेना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कार को रन करते हैं, देन ऑफ कोर्स ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास. अगर आप लोअर एंड पे लेना चाहते हैं, एंड अगेन फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपका कंसर्न है, इन दैट केस ऑल्सो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, ये दोनों कार्स काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है इनके नेचुरली
aspirated petrol engines. So ये basic I would say landscape है इस time पे C segment SUVs का. इसमें और भी options हैं. For example, you have the Astra as well in this. और इसके अलावा इसमें C3 across आने वाली है. So those cars come with their own qualities. Astra का for example interior feels very rich. तो वो आप एक consider कर सकते हैं उस केस में. In terms of C3 aircross की बात करें, then we are expecting that car to offer turbo petrol engine का effect in a relatively low price. So for example, जिसमें आप naturally aspirated engines ले रहे हैं, उसमें turbo petrol engine आने के expectation है C3 aircross में. तो अगर उस तरह से आपको ड्राइव वाली फील चाहिए, वो टर्बो पेट्रोल की फील चाहिए, वो डीजल इंजन वाला पंच चाहिए इन अ पेट्रोल इंजन, तो उस केस में C3 aircross can be the affordable car to buy. So this was the landscape of C segment SUVs. So or C segment SUVs, I hope I would have answered almost all the C segment SUV questions at this moment. So we will take some more questions now. Okay, so we have a question coming in from Crick Rangers. Hello, Crick Rangers. Thank you for your question, and thank you for uh, you know uh, okay, I so you have booked Punch accomplished AMT. Though creative is 80,000 rupees high, please suggest me right way. पंच अकम्प्लिश्ड AMT लिया है आपने और क्रिएटिव का प्राइस 80,000 रुपीज ज़्यादा है. सो प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम टू चेक के क्रिएटिव वेरिएंट पे अपग्रेड कितना वैल्यू फॉर मनी है, एंड आई विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन इन अ मोमेंट. अलाउ मी टू जस्ट टेक सम हेल्प फ्रॉम द टीम. सो कैन वी चेक के क्रिएटिव वेरिएंट में अपग्रेड जो है वेदर इट इज़ वर्थ 80,000 रुपीज और नॉट पंच में. So till the time our team is giving the answer to this question, so Punch में भी I hope you know कि Punch में अभी बहुत recently टाटा मोटर्स ने कुछ changes किए हैं. तो अगर आपने Punch को already book किया हुआ है और अब आपकी delivery होने वाली है, then I think you should also make sure कि आप अपने sales representative से जो भी आपने जहाँ पे भी कार बुक की है वहाँ पे उनसे ये अंडरस्टैंड करें कि वो आपको अपडेटेड मॉडल ही दें. बिकॉज जो भी वो जिस तरह से डीलरशिप्स जो प्राइसेस करते हैं वो देते हैं, वो उस दिन के प्राइसेस वैलिड होते हैं जिस दिन आप कार परचेज करते हैं. देन एज अ कंज्यूमर यू शुड बी ऑल्सो अवेयर के कब कार के वेरिएंट्स में फीचर्स चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको उन्हीं वेरिएंट्स को और उन्हीं फीचर्स को मांगना चाहिए. सो पंच में भी वेरिएंट वाइज कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड दैट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इज अ न्यू फीचर दैट इज एडेड. There's also the front armrest, I think, that has been added to the Punch lineup. We are yet to analyze variant wise के Punch कहाँ हैं, और हम जल्दी वो analyze भी करेंगे. And Punch is a good car to go for अगर आप उसको ले रहे हैं. हमने जो so yeah, I think we have something coming up. No, okay, so allow me a moment to give you the answer to this question. Okay, okay. So okay, so if we look at the Punch, and if we look at the variant wise lineup, तो अगर आपको 80,000 रुपीज पे अकम्पलिश्ड से क्रिएटिव पे अपग्रेड करने को मिल रहा है, देन तो आपको कुछ अप मार्केट फीचर्स मिल रहे हैं, और वो अप मार्केट फीचर्स आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं. क्रिएटिव वेरिएंट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी मोर वैल्यू फॉर मनी दैन अकम्पलिश्ड वेरिएंट, क्योंकि जो ट्रेडिशनली जिस तरह से टाटा मोटर्स ने पंच की प्राइसिंग की थी, उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्रिएटिव वेरिएंट विल एंड अप बीइंग मोर वैल्यू फॉर मनी, और वो 80,000 नहीं, शायद उससे ज़्यादा का प्राइस भी आपको जस्टिफाई कर जाए. तो अगर आप पंच में अकम्पलिश्ड
जो क्रिएटिव को लेके कंफ्यूज्ड हैं, एंड इफ यू कैन अपग्रेड टू क्रिएटिव वेरिएंट, definitely go for it. I think that variant will turn out to be more value for money than the accomplished variant. So thank you for asking this question, and thank you for the appreciation on YouTube. Thank you so much. हम कुछ और questions लेंगे. हम्म. Okay. Uh, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो अपकमिंग कार्स में हैं, जैसे हैरियर ईवी कब आएगी, और एक क्वेश्चन है कि स्पोर्टाज कब आएगी. आई एम अज्यूमिंग के जो स्पोर्टाज रिलेटेड क्वेश्चन है वो किया स्पोर्टाज के बारे में. सो बहुत ज़्यादा हमें फ्यूचर का अंडरस्टैंडिंग करनी मुश्किल होती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स 2 या 3 साल पहले कार को प्लान करना स्टार्ट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है इन मॉडल्स लाइक स्पोर्टाज, जो इंटरनेशनल मॉडल्स होते हैं, उनमें उनका इंटरनेशनल लाइनअप कब अपडेट हो रहा है उसके हिसाब से वो कई बार दूसरी कंट्रीज में भी उस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का प्लान करते हैं. स्पोर्टाज डेफिनेटली इंडिया में आ सकती है, बिकॉज उसका hyundai काउंटर पार्ट इंडिया में आता है, विच इज द hyundai Tucson. सो उस केस में अगर हम उस तरह से देखें, then the platform is there, the engine options are here, the powertrains are here. तो we cannot deny कि Kia Sportage इंडिया में नहीं ला सकता. But at the same time, Kia has not been clear. हमें ये clarity नहीं है whether it is going to be the next model, next to next model. But being an SUV, being a car जिसका platform और powertrains इंडिया में already है, definitely a chance that that can come to India in future. We don't know when, to be very honest. Likewise, अगर हम हैरियर ईवी की बात करें, सो इलेक्ट्रिक कार्स पे टाटा मोटर्स का फोकस है. टाटा मोटर्स ने अभी तक छोटी इलेक्ट्रिक कार्स ही इंट्रोड्यूस की हैं. व्हेन आई से छोटी, इट मींस लोअर सेगमेंट, B2 सेगमेंट में की है. हैरियर बिलोंग्स टू द D सेगमेंट. सो D सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार में Tata will have to work more on motors, work more on batteries, कि किस तरह का वो उसको डी सेगमेंट का किस तरह का एक रेंज चाहिए. अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी कार ले रहे हैं, यू वुड वांट टू गो आउट स्टेशन विद दैट कार. आप उसको सिर्फ सिटी में चलाना नहीं पसंद करेंगे. तो 200-300 किलोमीटर्स की अगर उस कार की रेंज होगी, देन वो वाली कार बायर्स को बहुत ज़्यादा अपील नहीं करेगी. सो आई थिंक टाटा मोटर्स वुड वांट के उनकी उस वाली रेंज में अगर कार आती है, अगर हैरियर में बेसिकली ईवी वर्जन आता है, तो वो 400-500 किलोमीटर्स की आपको रेंज ऑफर कर सके, सो दैट आप उस कार को हाईवेज पे ले जा सके एंड यू मेक द मोस्ट ऑफ दैट कार. सो टाटा मोटर्स ये कब कर पाएगा, इट रिमेन्स टू बी सीन. बट डेफिनेटली क्योंकि उन्होंने शोकेस कर दिया है, वी नो दैट फोकस इलेक्ट्रिक कार्स पे है, तो आ सकती है. एंड ओके, सो लेट्स टेक सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अ डिफरेंट सेगमेंट नाउ. अब ऐसा देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं क्या जो नॉन एसयूवी सेगमेंट्स में से आते हैं. वैसे आई स्टिल फील दिस इज समथिंग दैट आई वुड वांट टू शेयर ऑन माय पार्ट ओनली. तो अगर आप अगर आप कार परचेज कर रहे हैं और अगर आप लोअर सेगमेंट्स में देख रहे हैं, तो यू वुड हैव यूजुअली सीन के एसयूवीज पे कुछ थोड़ा प्रीमियम रहता है हमेशा व्हेन इट कम्स टू एसयूवीज वर्सेस सेडान्स या फिर एसयूवीज वर्सेस हैचबैक्स. तो अगर आप सेम सेगमेंट में एक एसयूवी लेते हैं जो हैचबैक पे किसी हैचबैक पे बेस्ड है, किसी सेडान पे बेस्ड है, तो उसमें थोड़ा प्रीमियम रहता है. तो इन केस अगर यू फील कि आप जो कार ले रहे हैं, अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस एक मेजर फैक्टर नहीं है एसयूवी लेने का, देन यू माइट एंड अप बाइंग मोर वैल्यू फॉर मनी कार. अगर आप कोई हैचबैक ले लेते हैं जिस पे वो बेस्ड है, सेडान ले लेते हैं जिस पे वो बेस्ड है, unless you're getting a different powertrain with that SUV. This was just a small tip from my end, because yeah, which is why you would have seen के आपने sales stories देखी होंगी, and a lot of sales also happen in the hatchback and lower segment as well. So अब next question लेते हैं, and next question है ओके, गुरु प्रवीण की तरफ से एक क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गिव योर रिस्पॉन्सेज इन इंग्लिश रादर देन हिंदी. ये चीज़ हम ना कई बार अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वी वुड लव टू आंसर यू बैक इन इंग्लिश, बट V3Cast चैनल पे कई बार एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि आप हिंदी में क्यों नहीं करते प्योर, या इंग्लिश में क्यों नहीं करते. सो हमारा पर्सपेक्टिव ये है व्हाई वी एड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश टू हिंदी, इज बिकॉज के हम वो उस जगह पे इंग्लिश ऐड करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड
वो आप उसको उसके जिस तरह से वो चीज़ डिलीवर की गई है, उससे ही अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो भी हमने इंग्लिश में भी बोला, उसका क्या एग्ज़ैक्टली हिंदी इंटरप्रिटेशन होगा। व्हिच इज़ व्हाई हम ये भी ट्राई करते हैं दैट वी डिलिवर द काइंड ऑफ इमोशंस जो आपको चाहिए इन बोथ द लैंग्वेजेज़। तो ये रीज़न है कि हमने मिक्स ऑफ लैंग्वेजेज़ चूज़ किया। आई एम रियली सॉरी अगर कोई भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो प्योरली या तो इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं, प्योरली हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं और हम उनको कैटर नहीं कर पाते। So we will take more questions and thank you for asking this question. You always wanted to clear it in comments कि हमने ऐसा क्यों किया था, but never really got the opportunity. So your food is mine underscore. इनसे question आया wanted to ask will Elevate get premium elements like there are some in Honda City ZX? For example, LED headlamps with piano finish in interiors. तो जैसे एलईडी हेडलैम्प्स तो एलिवेट में हैं और उसके इंटीरियर में भी आपको लेदर ट्रिम मिल जाएगा। यू विल गेट पियानो फिनिश। इंटीरियर डैशबोर्ड लेआउट इज़ वेरी सिमिलर टू होंडा सिटी। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग। सो उस सेंस में एलिवेट एंड सिटी विल बी ऑन पार। लेकिन अगर आप एलिवेट और सिटी में अगर आप बैक सीट फोकस ज़्यादा है, तो जितना भी हमने एलिवेट को ड्राइव किया और सिटी को ड्राइव किया, हमने ये रियलाइज़ बेटर है कंपेयर्ड टू एलिवेट। व्हेयरएज़ एलिवेट में आपको ड्राइविंग पोज़ीशन और ड्राइविंग सीट पे बैठ के जो फ़ील आती है दैट मोर यू विल फील बेटर अगर आप एलिवेट पे चलाएँगे। तो मुझे इन दोनों कार्स में यही बेसिक ऐसे डिफरेंसेस लगे हैं अभी तक। बाकी होंडा ने अभी प्राइसेज़ अनाउंस नहीं किए हैं। सो अब ये देखना बाकी रह जाएगा कि कौन-सी कार ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं अब हमारे पास जो बहुत ऑलमोस्ट सभी ऑडियंस के लिए वैलिड होंगे। और जैसे आई सॉ अ क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर द यूजर नेम। एक क्वेश्चन ये आया था अभी सामने कि 15 लाख रुपीस में कौन सी कार चूज करें। सो 15 लाख रुपीस में अगर आप पर्टिकुलर फोकस सेडान पे है, रिफाइनमेंट इज योर थिंग, तो होंडा सिटी इज स्टिल द कार जो आप परचेज कर सकते हैं। 15 लाख रुपीस में अगर एसयूवी परचेज करने का प्लान करते हैं एंड यू वांट अ गुड ओवरऑल पैकेज, देन यू नो सेल्टॉस टर्न्स आउट टू बी अ कार जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एज एन ओवरऑल पैकेज। उसका एस एक्स वेरियंट, उसका एच टी एक्स वेरियंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर फोकस है सिर्फ फ्यूल एफिशिएंसी में मेनली, देन ग्रैंड विटारा कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। सत्यम नागपाल हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वर्टस जीटी वर्सेस सेल्टॉस जीटी। सो ओके, सेल्टॉस के केस में यू गेट टर्बो पेट्रोल, यू गेट दोनों के केस में आपको टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑन पेपर स्टार्ट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। वर्टस विल बी मोर ड्राइवर सेंट्रिक। तो अगर आपका फोकस है कि मुझे ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जो मुझे एक्साइट कर जाए, वर्टस विल बी द कार इन दैट केस। और सेल्टॉस एज एन ओवरऑल पैकेज विल कीप यू मोर हैप्पी, बिकॉज आपको सिर्फ परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं मिलेगी उस केस में। शायद वर्टस की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस प्योरली वर्टस बेटर कार हो, बट इन टर्म्स ऑफ the kind of features that you will get, in terms of over practicality की अगर हम बात करें, because it gets a little higher ground clearance, तो वो एक advantage मिल जाता है आपको Seltos के केस में। So Seltos turns out to be a car जो package wise बहुत सही है, Virtus turns out to be a car जो performance wise बहुत सही है, driver perspective से बहुत सही है। So you can make your choice between those cars. So एक क्वेश्चन है रंजीत राजेंद्रन का। हाय रंजीत, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। Any possibility of getting strong hybrid cars in sub 4 meters, especially by Toyota or Honda? And what about 100% ethanol hybrid cars? Okay, so strong hybrid cars के केस में, so we've seen कि अभी तक C segment में strong hybrid cars हैं. We have one from Honda, City में आता है. We also have one from Toyota and Maruti Suzuki, Grand Vitara and Hyryder. सो इन सब में हमने देखा है कि नॉर्मल पेट्रोल से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का जो अपग्रेड है वो
2 लाख, 2.5 लाख कुछ इस तरह की रेंज में जा रहा है। सो व्हेन यू बाय अ सब 4 मीटर कार यानी अगर आप एक कार ऐसी ले रहे हैं जो 10 लाख रुपीज़ के अराउंड का प्राइस टैग रखती है, तो उस केस में 2.5 लाख का अमाउंट जो है, वो आपका 1/4 यानी 25% अमाउंट बन जाता है। सो वहाँ पे क्योंकि पावर ट्रेन के केस में पावर ट्रेन टू पावर ट्रेन जब मैन्युफैक्चरर मोर और लेस सेम ही रखेंगे। हो सकता है वो 2.5 या 3 की जगह शायद 2 के अराउंड आ जाए या ऐसे भी रहे। लेकिन वो जो जंप है ना, वो आपको कम चांसेस हैं कि उतना एडवांटेज आपको आप कार को ज़्यादा चला के जल्दी ले पाएँ। जो आप एक हायर सेगमेंट कार में बेसिकली उतना इफ़ेक्ट उसका नहीं फ़ील होता क्योंकि उसका जो डेल्टा है, जिस परसेंटेज से आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं उस ट्रांसमिशन उस पावर ट्रेन के लिए, वो आपको फ़ील नहीं होगा। व्हिच इज़ व्हाई वी हैव नॉट सीन के कार मेकर्स जो है वो लोअर सेगमेंट्स में हाइब्रिड नहीं ला रहे, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम अभी इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये आएगा। बट जितनी भी हमारी कुछ कार मेकर्स से बात हुई है, वी हैव अंडरस्टूड दैट दे आर नॉट in a move to completely say no to hybrids क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो कई बार चेंज हो जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द टाइम बीइंग या कुछ साल पहले से हमें ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स या सिर्फ इलेक्ट्रिक पे ही फोकस है बट इफ यू वुड हैव सीन फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पे रोड टैक्स को खत्म कर दिया गया है सो इन दैट केस वी कैन सी अ लाइट के ठीक है हाइब्रिड कार्स को भी उस तरह से देखा जा रहा है दैट दे आर आल्सो इलेक्ट्रिफाइड इन सम सेंस उससे हमारा पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो रहा है if we see in that case, if the authorities, if the decision makers see it in that light, तो hybrid cars can start to make sense. और अगर ऐसा कुछ होने लग गया कि सब्सिडीज आने लग गई hybrid cars पे, I do not think that car makers will not offer a hybrid in the lower price point because as we've seen वो extremely fuel efficient हो जाती हैं वो cars और मतलब for a car like Baleno जो नेचुरली एस्पिरेट नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ ही माइल्ड हाइब्रिड के साथ ही 16 17 18 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी भी दे देती है a car like that would end up giving 25 27 kilometers per liter if it gets a hybrid powertrain और वो बहुत ज़्यादा efficient हो जाएगी तो definitely a good prospect I don't know immediately आएगा या नहीं आएगा I don't know long term में क्या उसका वो रहेगा immediately सब 4 मीटर कार्स में immediately अभी नहीं आने वाला कुछ okay hmm. So there's one more question on I think Amrit Bhonsle, I've answered your question. Why is the government slow when it comes to hybrid? The government is slow because I think even they don't have proper अंडरस्टैंडिंग के क्या कर सकते हैं या हाउ आर हाइब्रिड्स यूजफुल कहीं ना कहीं पे वो अंडरस्टैंडिंग का मुझे फील होता है दैट दे शुड बी देयर दे आर नॉट सीइंग दे आर सीइंग हाइब्रिड्स एज पेट्रोल कार्स ओनली एंड वेयर एज दे आर सीइंग इलेक्ट्रिक्स एज इलेक्ट्रिक कार्स ओनली आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन जो मुझे समझ आ रहा है I'll take some more questions. So we have a question coming from Shashank Joshi. Shashank Joshi का question, Shashank जी, thank you for joining on YouTube. और आपका question इसलिए interesting है because you शशांक जोशी जी पूछना चाहते हैं कि he needs a 7-seater car जिसमें automatic transmission भी हो और वो Ertiga automatic का सोच रहे हैं. Is it a good choice or not? The budget he says is 16 lakhs is at max. So अगर हम थर्ड रो के यूजेज की बात करें then yes Ertiga is one of those cars जो उस प्राइस पॉइंट पे आपको relatively usable थर्ड रो ऑफर करती है और क्योंकि अगर आप कोई और 7 सीट एमपीवी देखना चाह रहे हैं विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देन इट इज मोस्ट लाइकली टू गो बियॉन्ड द बजट और व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इज बिकॉज आज ही टोयोटा ने भी अनाउंस किया दैट इट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन वर्जन ऑफ द अर्टिगा विच इज द रूमियन उसके प्राइसेस नहीं आए हैं बट एवरीथिंग एल्स इज आउट कार का ब्रोशर एंड एवरीथिंग आ गया है अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा ज़रूर बीसी कार्स की वेबसाइट पे जाके उसकी इंट्रोडक्शन की आप वेब स्टोरी देख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है कार में
कौन से पावर ट्रेन के साथ कौन सा वेरिएंट आ रहा है, वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. यू कैन गो अहेड विद द अर्टिगा. इट इज़ अ कार दैट विल गिव यू लॉन्ग टर्म गुड यूसेज. और अब अर्टिगा लेना है या रूबियन लेना है, वो वाला क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा खुद के लिए फॉर द टाइम बिंग. अगर आप हमें कुछ और टाइम देंगे, जब इसके प्राइसेस आ जाएंगे, तो हम आपको इसका वैल्यू फॉर मनी एनालिसिस करके ज़रूर बताएंगे. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. Okay, we also have a seven seat related question coming. Hmm. Where's the question? I could see a question related to Karans and Alcazar. So Karans Alcazar ka, so between those two cars, जो seven seat cars हैं, I'll just directly talk about those cars. तो वो ये है कि हमने recently Karans चलाई. Alcazar में भी अब 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन आता है. दोनों कार्स में सेम पावर ट्रेन आती है. I personally think that it feels that Karan's is more spacious on the inside. ऐसा इसलिए भी हो सकता है because of how the interior is designed. उनके color choices जो है वो किया ने काफी different रखे हैं compared to Alcazar. But Karan's does feel a little more spacious compared to the Alcazar. तो अगर space ही वो चीज़ है जिसके basis पे आप एक decision ले रहे हैं, then I think Karan's can be that car at this moment. अल्कज़र ऑन द अदर हैंड, उसकी ये स्ट्रेंथ है कि वो एक एसयूवी जैसी लगती है. एक ट्रेडिशनल एमपीवी जैसा बॉडी स्टाइल नहीं लगता उसका. एंड यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन टू हैव अ थर्ड रो इन द कार. तो you can look at Alcazar as more of a Creta का 3 row version than a comparison of the Carens per se. कि Carens looks more like an MPV. तो practicality के केस में Carens may turn out to be a better car for you. Looks and personal vehicle के terms में Alcazar might end up being a better car. Thank you for asking this question. And finally, there was some question जहाँ पे हम SUVs के अलावा एक MPV के बारे में भी consider कर रहे थे. So yeah, I personally, to be very honest, I like MPV design, MPV की practicality a lot, because MPVs somehow offer more space compared to SUVs. मुझे लगता है वो ज़्यादा value for money भी feel होती है. We'll take a question from our Instagram audience as well, and these are going to be the last few questions जो हम इस live session पे लेंगे. And okay, so we have a question coming in from Okay, I'd like to take this question from Sanskar Bhosle. Sanskar, thank you for joining us on Instagram. आपका question है Fortuner or Kodiaq or Gloucester. It's a segment that जिसमें डायरेक्ट कंपटीशन होते हुए भी फिल्ट्रेशन टूल से आप खुद से कई जगह पे कंपटीशन को स्कैटर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई कार लेने का प्लान कर रहे हो, then look don't look beyond Fortuner, to be very honest. 10 years, 8 years, 9 years, the long term ownership in Fortuner is going to be very you will end up being very happy with the car, with the ownership experience of the car. जिस तरह से टोयोटा मोटर्स की टोयोटा की सर्विस है, जिस तरह से दे विल हैंडल द कार, वो आपके लिए एक डिफरेंट, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा. Gloucester, on the other hand, will give you the kind of cabin experience जो इनमें से कोई और कार उस तरह नहीं दे पाएगी. एज इन इट विल फील वेरी प्रीमियम. उस ग्लॉस्टर की थर्ड रो बहुत ज़्यादा यूजेबल है. तो अगर आप ग्लॉस्टर में बैठ के देखेंगे और इन कंपैरिजन आप बाकी दोनों कार्स में बैठेंगे, और अगर आप थर्ड रो में बैठेंगे, यू विल रियलाइज के उसके थर्ड रो में आप उसके फ्रंट, तो तीनों रोज में आप अगर आप एडल्ट्स को भी बिठा देंगे, दे विल एंड अप सीटेड कंफर्टेबली. तो वो उसके स्ट्रेंथ्स हैं. अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, देन कोडियक इज वन कार दैट विल फील वेरी rich in the sense that you will end up liking the quality of everything on the inside, even on the outside. It feels more like coming from a luxury car maker than from a mass car maker. तो ये
बेसिक स्ट्रेंथ्स हैं। इसके बियॉन्ड अगर आप व्यू एनालिसिस करना चाहते हैं, देन इन कार्स के केसेस में बिकॉज़ देयर आर आल्सो लॉट ऑफ डिस्काउंट्स ऑन ऑफर, तो स्पेशली कई कार्स के केस में फॉर एग्जांपल क्रोस्टर और कोडियाक में यू माइट एंड अप गेटिंग सम डील अगर वो अभी बहुत ज़्यादा वेटेड रेट पे है, तो उस पे काफ़ी वेरी कर जाता है कि आपको कौन-सी कार बेटर बहुत ज़्यादा वेटेड रेट पे है, तो उस पे काफ़ी वेरी कर जाता है कि आपको कौन-सी कार बेटर वैल्यू देगी। तो अ, वैल्यू के बेसिस पे हम क्लियर नहीं बता सकते बट एट दिस मोमेंट, लेकिन फ़िल्ट्रेशन के बेसिस पे आई थिंक यू वुड हैव गॉटन योर आंसर वेरी क्लियरली कि आप कौन-सी कार को कंसिडर कर सकते हैं। सो यू कैन गिव योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली। Hmm. So we will take one more question from लुकमान CS. I'm extremely sorry लुकमान, अगर मैं गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ आपका स्क्रीन नेम। तो एंड आपका क्वेश्चन है बेस्ट कार इन 11 लाख फॉर 3 पर्सन्स इन रियर, और आपने दो ऑप्शंस दिए हैं हमें, वेन्यू और एक्स्टर। तो वेन्यू और एक्स्टर में से वेन्यू इज द बिगर कार। यू नो वेन्यू एक वेन्यू में आपको ज़्यादा विड्थ मिलेगी। सो अगर आप रियर रो में 3 लोग बिठाना चाहते हैं, देन यू माइट एंड अप sitting more comfortable in a venue compared to an extra. So मुझे लगता है कि अगर आप 3 लोगों अगर यही एक रीज़न है कि कार लेने का प्लान है इन दोनों में से, then venue is the car that you should consider. It will seat 3 people in the rear in relatively more in relatively better comfort. And thank you for the appreciation, Naman, that you've sent to us. Okay, so we have a few more questions. We will extend a little bit of time for one or two last questions. And okay, so a question है, this is from Cars Are Love on YouTube. बहुत ही important question है, and that is Baleno 2023 an unsafe car to buy? We have bought it according to our preference, but now people always ask of safety. Should we sell off the car and buy some other? So safety, cars are love. I'll address you with this handle only. Safety बहुत एक tricky aspect है. हम before I answer this question, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम V3 कार्स पे ना एक सीरीज कर रहे हैं which is safety beyond stars. वो सीरीज करने का पर्पज ही ये है कि हम सिर्फ स्टार रेटिंग पे आज तक कार्स की सेफ्टी को जज करते आए हैं, whereas that is not the case. Because अगर आप सिर्फ स्टार रेटिंग देखते हैं, then star ratings are going to change, cars are going to evolve, और जो लोग हमें रेटिंग भी देते हैं कार्स को, इनकैप जो रेटिंग देता है, those ratings are going to get stricter with time. तो उस केस में जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कार को 5 स्टार रेटिंग मिली थी, अगर उसी कार को आज की रेटिंग के पैरामीटर्स पे आप असेस करेंगे या एनकैप असेस करेगा, then it might end up getting 4 stars or 3 stars as well. तो विच इज वाई सिर्फ स्टार रेटिंग के बेसिस पे किसी कार की सेफ्टी को जज करना is the wrong way of doing it. I will go ahead saying this. The one thing that can be taken from NCAP's results is कि आप ये देखें कि कार का जब वो क्रैश टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो डमी होता है उसकी बॉडी पे कहाँ कहाँ पे कितनी इंजरीज हैं. सो एज वी ऑल नो, सबसे क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो बॉडी के हेड, नेक, चेस्ट, ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अगर एक्सेस में कुछ चोट लग जाए या कुछ ऐसी चोट लग जाए जो बहुत ज़्यादा है, देन इट कैन बी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो वो वाले पॉइंट्स को देखना इम्पॉर्टेंट है, और साथ में ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे उन्होंने उसको किस तरह की मार्किंग से रेटिंग दी है. सो वेदर इट इज़ गुड, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेबल, इस तरह से उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, ग्रीन, येलो, यू वुड हैव सीन रेड एंड ऑरेंज. तो रेड इज दैट पैरामीटर. अगर वो किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे आता है, then that is a car that you can avoid on the basis of NCAP ratings. बाकी केसेस के केस में, क्योंकि NCAP ने भी हमें कभी क्लैरिटी नहीं दी कि वेदर येलो जो वो रेटिंग देते हैं, वेदर दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग और नॉट, ऐसा वो लोग कुछ क्लेम नहीं करते. सो स्टार रेटिंग्स इज अ वेरी, आई वुड से ये बहुत ही
एक तरह से किसी चीज़ को दूर से देखने का तरीका है। उस तरह से नहीं, आई थिंक और डेप्थ में जाके उसको देखना चाहिए। नाउ एज़ फार एज़ Baleno's सेफ्टी इज़ कंसर्न्ड, एक और चीज़ है, वी आर गोइंग टू कम आउट विद अ वीडियो ऑन दैट एज़ वेल रियली सून, कि सिर्फ़ उसके किसी कार के एक्सटीरियर की, कि उसका स्टील जो शीट है उसको टच करके वो बेंड हो रही है, कितनी बेंड हो रही है, दूसरी कार्स में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे भी ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है, व्हिच इज़ व्हाई मैंने आपको पहले केस में बोला दैट इट इज़ बेस्ट टू सी के एन कैप के केस में क्रिटिकल पार्ट्स जो हैं, हेड, नेक और चेस्ट, इन पे इंजरी कैसी है? उसके बेसिस पे ही आप इस तरह का डिसीजन लें कि कार को अगर आपने प्योरली सेफ्टी के बेसिस पे रूल आउट करना है, तो उनके बेसिस पे ही करें। अब अगर हम बलेनो की बात करें, देन अगर आप विद इन सिटी कार को यूज़ करते हैं, अगर आपका हाईवे पे यूसेज बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ विद इन सिटी वी एक्सपेक्ट अगर आप स्पीड लिमिट्स में कार चलाते हैं, देन यू कैन बी विद इन द 50 और 60 किलोमीटर पर आवर ज़ोन ओनली। उस केस में it would uh, I don't want to comment directly, but it would be very rare कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि इट कैन बी सो लाइफ थ्रेटनिंग के कुछ अनहोनी टाइप हो जाए। सो अगर आपका यूजेज वो है बहुत ज़्यादा हाईवेज का नहीं है, एंड एडिशनली इफ यू आर ऑलवेज बियरिंग सीट बेल्ट, इवन फ्रंट और रियर दोनों पे भी बैठते हैं, वी हैव सीन, डेटा सेज इट, कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर सीट बेल्ट पहनी हुई है, तो आप एक्सीडेंट्स में देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ समवन लूजिंग हिज और हर लाइफ। सीट बेल्ट ना पहनने के केस में अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है इन द पास्ट एज वेल, देर हैव बीन लग्जरी कार्स एज वेल जिसमें ऑक्यूपेंट्स को हम नहीं बचा पाए जस्ट बिकॉज दे वर नॉट वियरिंग सीट बेल्ट। सो आई अंडरस्टैंड कि हमारे लिए सेफ्टी बहुत एक नाजुक इशू है। देयर कैन बी नो वैल्यू दैट यू कैन असाइन टू सेफ्टी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या सिर्फ सेफ्टी ही एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हमने कार लेनी है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, यू नो बिकॉज इवन द सेफेस्ट कार्स विल नॉट बी द सेफेस्ट कार्स टुमारो। तो क्या हम हर साल कार चेंज करते रहेंगे? वी कैन नॉट डू दैट। और वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम सिर्फ 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के बेसिस पे कार्स ना लें। यू विल हैव टू गो बियॉन्ड इट, वी विल हैव टू गो बियॉन्ड इट। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको ये अंडरस्टैंड करवा पाएँ कि कैसे आप रेटिंग्स को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, सो दैट यू कैन टेक दीज़ डिसीजन योरसेल्फ। बट ये वाली चीज़ें जो हैं ये आप ही डिसाइड कर पाएँगे, एंड I do not think that there is a need to urgently sell off the Baleno just because of how the car looks, और कोई कैसा कहता है कि सेफ्टी के perspective से वो कैसी है या कैसी नहीं है. You can be rest assured that if you are following the rules and if you're wearing a seat belt, then the car is going to be is not going to be very unsafe for you, to be very honest. So thank you to everyone who've joined us on Instagram and on YouTube. And we would like to specially thank Sahil Gugnani, Nikhil Negi, Quick Ranger, Duaz Wonderworld, Pramod Kumar, Slay Viral, Bhushan Thakre, Rishikesh Parekh, Lakshman CS for supporting us on our YouTube channel. Thank you so much for supporting our live session. We would definitely love to come back and have a one-on-one interaction with you. हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हम नहीं आंसर कर पाए. We are extremely sorry for that, but at the same time, time was such that we would love to answer these questions in future as well. हम next live आने से पहले भी Instagram और YouTube दोनों पे एक पोस्ट डालेंगे. Instagram पे स्टोरी में, YouTube पे कम्युनिटी पोस्ट होगा. We would love to have your questions on the community posts on the Instagram story, so that कुछ ऐसे questions हों जो हम पहले से ही ले पाएँ, because I don't even know कि कितने questions आए. There were hundreds of questions और उन सबको अभी answer करना possible नहीं था. But we would love to answer your questions more, and we would love to come on live sessions more often. So thank you so much for joining. Thank you so much to our Instagram family for joining. Thank you so much to our YouTube subscribers for joining. And we also have to specially thank you all for such wonderful comments on our videos and reels जो आप देखते हैं. वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं,
and actually these are the comments that make us feel go to the car every time, make us feel like doing rich content for you uh, bar bar. So